जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक अपनी नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक नए महाद्वीप की, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए विश्वास के साथ हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने अपनी एटलस को अपने पास ले रखा होगा। यदि आपने अभी एटलस नहीं लिया है तो दोस्तों आप अपनी एटलस को निकाल लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये जो महाद्वीप आप बोर्ड पर देख रहे हैं इसका नाम यूरोप महाद्वीप है। दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप आप देख रहे हैं, तो यूरोप महाद्वीप एक विकसित महाद्वीप है। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं यूरोप महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 6.7% भूभाग ही यूरोप महाद्वीप रखता है। लेकिन यह महाद्वीप विकसित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का बहुत पहले और टेक्नोलॉजी का बहुत पहले विकास हो चुका था। आप जानते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। सोचिए उस समय औद्योगिक क्रांति हुई 1688 ईस्वी में, जिस समय हम लोग आजाद भी नहीं हुए थे। तो दोस्तों यह एक विकसित महाद्वीप है। विश्व का मात्र 6.7% भूभाग रखता है अपने पास। इसके अलावा इस महाद्वीप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। और आइए सबसे पहले आज हम अपने इस क्लास में जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप किन सागरों, किन महासागरों, किन खाड़ियों और किन जलसंधियों से संलग्न है। इन सारी तथ्यों को आज हम अपने इस क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, आइए हम लोग सबसे पहले यूरोप महाद्वीप की बाउंड्री को क्लियर करते हैं कि यह यूरोप महाद्वीप उत्तर में किससे संलग्न है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर आर्कटिक महासागर स्थित है। दोस्तों यूरोप महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर आर्कटिक महासागर स्थित है। वहीं यूरोप महाद्वीप की पश्चिमी सीमा पर अटलांटिक महासागर स्थित है। दोस्तों अटलांटिक महासागर को हम अंध महासागर भी बोलते हैं। यह महासागर एस की आकृति में विस्तृत है। ध्यान दीजिए इस बात को। प्रश्न बनता है परीक्षा में, एस की आकृति में कौन सा महासागर विस्तृत है? तो एस की आकृति में अटलांटिक महासागर या अंध महासागर स्थित है। तो हमने बताया यूरोप महाद्वीप की उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से, वहीं यूरोप महाद्वीप की पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर से, वहीं यूरोप महाद्वीप की दक्षिणी सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि यूरोप महाद्वीप की पूर्वी सीमा किससे संलग्न है या पूर्वी सीमा किसके साथ लगी हुई है। आइए हम लोग देखते हैं। जो यूरोप महाद्वीप है इसकी पूर्वी सीमा पर दोस्तों यूराल पर्वत स्थित है। आप ये रेड कलर से जो देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत, यह यूराल पर्वत है। दोस्तों यह एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो हमने बताया कि इसकी पूर्वी सीमा पर यूराल पर्वत स्थित है। वहीं यूराल पर्वत से जब आप दक्षिण में आते हैं तो एक नदी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है यूराल नदी। दोस्तों उत्तर में यूरोप महाद्वीप एशिया महाद्वीप से यूराल पर्वत द्वारा अलग हुआ। उसके और जब नीचे आप आते हैं तो देखते हैं इसकी पूर्वी सीमा पर यूराल नदी का प्रवाह होता है जो आकर के कैस्पियन सागर में गिरती है। दोस्तों ये जो सागर आप देख रहे हैं यह कैस्पियन सागर है। दोस्तों कैस्पियन सागर। तीन चीजें हमने आपको बताया, यूरोप महाद्वीप की पूर्वी सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी एवं कैस्पियन सागर द्वारा अलग होती है। वहीं आप देखते हैं कि यह कैस्पियन सागर और यह काला सागर, इन दोनों के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है काकेशस पर्वत। दोस्तों ये जो रेड कलर से आपको हमने दिखाया हुआ है यह काकेशस पर्वत है। दोस्तों यह काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर इन दोनों सागरों के मध्य विस्तृत है।
यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एलबुर्ज है। माउंट एलबुर्ज है। दोस्तों ये जो माउंट एलबुर्ज है यह यूरोप महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आता है कि माउंट एलबुर्ज किस पर्वत में स्थित है? तो दोस्तों काकेशस पर्वत में। काकेशस पर्वत की पश्चिमी सीमा काला सागर से संलग्न होती है, वहीं इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से संलग्न होती है। तो दोस्तों हमने आपको 4 चीजें बताया। पहला यूराल पर्वत, दूसरा यूराल नदी, तीसरा कैस्पियन सागर, चौथा काकेशस पर्वत। अर्थात ये 4 यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। इसके बाद हम आते हैं काला सागर। तो दोस्तों जब हम काकेशस पर्वत से और पश्चिम में आते हैं तो यूरोप महाद्वीप की पूर्वी सीमा पर आप देखेंगे कि काला सागर स्थित है। काला सागर से और दक्षिण में आते हैं तो एक सागर ये आप देख रहे हैं जिसका नाम है मरमाना सागर, और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? एजियन सागर। तो दोस्तों यह इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित विभिन्न पर्वत, नदी और सागर आपने देखा है। और हमने आपको इसके पहले ही बता दिया कि उत्तरी सीमा पर आर्कटिक महासागर, पश्चिमी सीमा पर अटलांटिक महासागर और इसकी दक्षिणी सीमा पर भूमध्य सागर, और इसकी पूर्वी सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर और आपका मरमाना सागर, एजियन सागर। इन विभिन्न सागरों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप अलग होता है। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी इस क्लास में जानते हैं कि यूरोप महाद्वीप किन किन सागरों, किन किन खाड़ियों, किन जलसंधियों से संलग्न है। अर्थात यूरोप महाद्वीप की वाटर बॉडीज को आज हम इस क्लास में पूरी तरह से कंफर्म करने वाले हैं। दोस्तों ये एक द्वीप आपको दिख रहा है, इसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड। दोस्तों ये जो द्वीपीय देश है इसका नाम आइसलैंड है। और जब आप आइसलैंड से थोड़ा और पूरब में जाते हैं तो यहां पर देखेंगे एक सागर स्थित है, अपनी एटलस में देखिएगा, जिसका नाम है नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर। आइसलैंड से जब हम पूरब में जाएंगे तो नॉर्वेजियन सागर आप देखेंगे, और जब हम नॉर्वेजियन सागर के पूरब में आएंगे तो यूरोप महाद्वीप का एक देश जिसका नाम है नॉर्वे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप का पहला देश हमने आपको बताया आइसलैंड। उसके बाद आगे आप जब जाते हैं तो नॉर्वे और आइसलैंड के मध्य एक सागर विस्तृत है जिसका नाम है नॉर्वेजियन सागर, और फिर आप नॉर्वेजियन सागर से आगे आते हैं तो नॉर्वे पहुंचते हैं। अब नॉर्वे से ही संलग्न है एक देश जिसका नाम है स्वीडन। 2 देश हुए, पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन। और जब स्वीडन से आप और पूरब में आते हैं तो एक देश यहां पर स्थित है जिसका नाम है फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड। इस फिनलैंड को हम 1000 झीलों की भूमि भी बोलते हैं। अर्थात यहां पर हिमानी द्वारा निर्मित बहुत अधिक मात्रा में झीलें पाई जाती हैं। तो आपने देखा आइसलैंड, उसके पूरब में नॉर्वेजियन सागर, और पूरब में आते हैं तो नॉर्वे, और उसके पूरब में जब जाते हैं तो स्वीडन, और स्वीडन के और पूरब में पहुंचते हैं तो कहां पहुंचते हैं? फिनलैंड। तो दोस्तों ये जो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, यह 3 देश, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन 3 को हम स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन 3 देशों को हम भौतिक आधार पर स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, जबकि भाषा एवं संस्कृति के आधार पर आइसलैंड और डेनमार्क, यहां पर आप देखेंगे एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। दोस्तों समझिएगा इस कंटेंट को। हमने बताया कि स्कैंडिनेवियाई देशों में भौतिक आधार पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को हम सम्मिलित करते हैं, वही भाषा एवं संस्कृति के आधार पर हम आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, इन 5 को सम्मिलित करते हैं। एक बार फिर से समझिए, भाषाई आधार पर हम आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क को
स्कैंडिनेवियाई देशों में सम्मिलित करते हैं, वहीं भौतिक आधार पर स्कैंडिनेवियन देश में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं। अब जब आप लोग फिनलैंड आते हैं तो फिनलैंड के दक्षिण में आप देखेंगे कि एक खाड़ी है यहाँ पर, जिसका नाम है, ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है फिनलैंड की खाड़ी दोस्तों। फिनलैंड की खाड़ी दोस्तों, हमने बताया आपको नॉर्वेजियन सागर, और इसके बाद हम आ गए फिनलैंड की खाड़ी। हमने दो वाटर बॉडीज आपको बताई, पहला नॉर्वेजियन सागर जो नॉर्वे और आइसलैंड के मध्य है, दूसरा फिनलैंड जो फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य है। यहां पर एक देश आप देखेंगे जिसका नाम है दोस्तों एस्टोनिया। तो ये जो फिनलैंड की खाड़ी है यह फिनलैंड के दक्षिण में और एस्टोनिया के उत्तर में स्थित है। अर्थात जो फिनलैंड की खाड़ी है यह फिनलैंड और एस्टोनिया इन दो देशों के मध्य विस्तृत है। अब हम लोग जब एस्टोनिया से और नीचे आते हैं तो एक देश यहां पर देखेंगे जिसका नाम है लाटविया दोस्तों, लाटविया। और ये जो लाटविया है इसके उत्तर में एक खाड़ी विस्तृत है, ये आप यहां पर देखिए अपने एटलस में देखिएगा। ये जो यहां पर खाड़ी है इसका नाम है रीगा की खाड़ी दोस्तों, इसका नाम है रीगा की खाड़ी। प्रश्न बनता है रीगा की खाड़ी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों रीगा की जो खाड़ी है लाटविया में स्थित है, वहीं फिनलैंड की खाड़ी फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य विस्तृत है। अब आप लोग ये जो यहां से पूरा एकदम उत्तर दिशा दक्षिण दिशा में विस्तृत देख रहे हैं, इसका नाम है बोथनिया की खाड़ी दोस्तों, बोथनिया की खाड़ी। ये जो आप उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत एक जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, यह बोथनिया की खाड़ी है जो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य विस्तृत है। ध्यान दीजिए इस बात को, बोथनिया की खाड़ी की पश्चिमी सीमा पर स्वीडन स्थित है, वहीं बोथनिया की खाड़ी के पूर्वी सीमा पर फिनलैंड विस्तृत है। यानी स्कैंडिनेवियन दो देश, स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों के मध्य कौन सी खाड़ी है? बोथनिया की खाड़ी है। तो दोस्तों हम लोगों ने चार वाटर बॉडीज देखा, पहला नॉर्वेजियन सागर, दूसरा बोथनिया की खाड़ी, तीसरा फिनलैंड की खाड़ी और चौथा आपने देखा रीगा की खाड़ी। दोस्तों हमने चार चीजों को देखा। अब जब आप लाटविया से और नीचे आते हैं तो एक देश आपको मिलेगा यहां पर जिसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया दोस्तों, अब जब लिथुआनिया से और नीचे आ पाएंगे तो एक देश यहां देखेंगे जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड, और इस पोलैंड से जब और पश्चिम में आएंगे तो एक देश यहां पर आप पाएंगे जिसका नाम है जर्मनी, जिसका नाम है जर्मनी। दोस्तों पोलैंड और जर्मनी इन दोनों की जो उत्तरी सीमा है इस पर एक सागर स्थित है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। ध्यान दीजिएगा इस बात को, पोलैंड जर्मनी इन दोनों की जो उत्तरी सीमा है इस पर एक सागर स्थित है जिसका नाम है बाल्टिक सागर। दोस्तों ध्यान देना है आपको, इस बाल्टिक सागर के दक्षिण में जर्मनी और पोलैंड स्थित है और इसके पूरब में ये जो आप एक प्रायद्वीप देख रहे हैं यह जटलैंड प्रायद्वीप है दोस्तों, जटलैंड प्रायद्वीप है। ध्यान दीजिए बाल्टिक सागर के पश्चिम में ये जो आप एरिया देख रहे हैं यह जटलैंड प्रायद्वीप है। इस जटलैंड प्रायद्वीप पर ही जो है डेनमार्क स्थित है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है। दोस्तों ये जो जटलैंड प्रायद्वीप है इस पर डेनमार्क स्थित है। जटलैंड प्रायद्वीप के पूरब में बाल्टिक सागर का विस्तार हुआ
है। तो दोस्तों बाल्टिक सागर के बारे में यदि हम कहें तो ये जो बाल्टिक सागर है इसके पश्चिम में डेनमार्क, इसके दक्षिण में जर्मनी, पोलैंड और इसके उत्तर में आप देख रहे हैं स्वीडन। ये आदि देश बाल्टिक सागर के उत्तर, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर विस्तृत है। तो दोस्तों ये जो जर्मनी है इसकी उत्तरी सीमा पर आप देखेंगे कि एक नहर है जो बहुत फेमस है। इस नहर का नाम है दोस्तों कील नहर। इस नहर का क्या नाम है? ये जो नहर आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर से संलग्न है, इधर की तरफ ये नहर, इसका नाम है दोस्तों कील नहर। कील नहर बहुत फेमस है ये कील नहर। हमेशा इससे प्रश्न बनता है कि कील नहर किस देश में है? तो कील नहर जर्मनी में स्थित है। दोस्तों कील नहर जर्मनी में स्थित है। तो यह कील नहर इसकी पूर्वी सीमा बाल्टिक सागर से संलग्न है और इसकी कील नहर की जो पश्चिमी सीमा है इस पर उत्तरी सागर, कील नहर की पश्चिमी सीमा उत्तरी सागर से लगती है और कील नहर की पूर्वी सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। ध्यान देना है आपको, ये जो कील नहर है जर्मनी में स्थित है, इसकी पूर्वी सीमा बाल्टिक सागर से संलग्न है और इसकी जो पश्चिमी सीमा है उत्तरी सागर से संलग्न है। तो दोस्तों जर्मनी के जब हम और पश्चिम में आते हैं तो एक देश यहां पर देखेंगे आप जिसका नाम है लक्जमबर्ग। लक्जमबर्ग, और आप देखेंगे कि लक्जमबर्ग उत्तरी सागर से सीमा बनाता है। अब लक्जमबर्ग से जब आप और दक्षिण में आएंगे तो एक देश यहां पर आपको मिलेगा उत्तरी सागर से ही लगा हुआ जिसका नाम है बेल्जियम। दोस्तों हमने अभी आपको दो देश बताए उत्तरी सागर की सीमा से संलग्न। पहला हमने बताया लक्जमबर्ग और दूसरा आपको हमने बताया बेल्जियम। इसके अलावा ये जो अगला देश है यहाँ पर डेनमार्क है और जर्मनी है। ये सारे देश उत्तरी सागर से सीमा बनाते हैं। जब बेल्जियम से आप और आगे आते हैं तो एक देश आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है दोस्तों फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि कील नहर की पूर्वी सीमा बाल्टिक सागर से संलग्न होती है, वहीं कील नहर की पश्चिमी सीमा उत्तरी सागर से संलग्न है। और जब हम इससे पश्चिम में चलते हैं तो एक देश मिला आपको लक्जमबर्ग और दूसरा देश आपको मिला बेल्जियम, और उसके जब और पश्चिम में आप आते हैं तो आप पहुंचते हैं फ्रांस। अब दोस्तों फ्रांस के उत्तर में आप देखेंगे यहां पर एक चैनल दिया होगा आपके एटलस में जिसका नाम है इंग्लिश चैनल, या इसी को हम बोलते हैं डोवर जल संधि। दोस्तों इसके दो नाम हैं। पहला इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला इंग्लिश चैनल, या इसी को हमने बोला डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश चैनल है या डोवर जल संधि है यह फ्रांस को यूके से अलग करती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम है, तो ये जो डोवर जल संधि या आपका इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करता है। वहीं यह उत्तरी सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न आया है कि डोवर जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो यह उत्तरी सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, वहीं यह फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करती है। अब जब आप लोग फ्रांस से और दक्षिण में आएंगे तो आप आ जाएंगे स्पेन। दोस्तों आप आएंगे स्पेन, और स्पेन से और दक्षिण में जब आप आएंगे तो एक देश यहां पर है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल। तो दोस्तों स्पेन और फ्रांस इन दो देशों के मध्य में एक खाड़ी स्थित है जिसका नाम है विस्के की खाड़ी। यहां पर देखिएगा ये जो एरिया आप देख रहे हैं स्पेन और फ्रांस के बीच वाला, यहां पर एक खाड़ी स्थित है। इस खाड़ी का नाम है
विस्के की खाड़ी। कई बार प्रश्न आया है कि विस्के की खाड़ी किन दो देशों के साथ सीमा बनाती है या किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो जो विस्के की खाड़ी है स्पेन और फ्रांस इन दो देशों के मध्य स्थित है। यदि प्रश्न बने कि विस्के की खाड़ी किस महासागर में स्थित है तो दोस्तों अटलांटिक महासागर में स्थित है। आपको ध्यान देना है। अब हम लोग विस्के की खाड़ी से और पश्चिम में आते हैं तो पुर्तगाल होते हुए आप लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, भूमध्य सागर की तरफ पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक जलसंधि आपको देखने को मिलेगी। ये जो हमने बनाया हुआ है रेड कलर से, यह एक जल संधि है जिसका नाम है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। जब हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था, जिब्राल्टर जल संधि, जब हमने आपको अफ्रीका महाद्वीप पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ स्थित है, किसको जोड़ती है और किसको अलग करती है। आज एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है यह यूरोप महाद्वीप के देश स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को से अलग करती है। यूरोप महाद्वीप के देश स्पेन को अफ्रीका महाद्वीप के देश मोरक्को से अलग करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। वहीं जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस जिब्राल्टर जल संधि को हम भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं कहाँ, जिब्राल्टर जल संधि। यहीं पर एक द्वीप स्थित है जिब्राल्टर जल संधि के पास जिसका नाम है जिब्राल्टर द्वीप। यहां पर एक आप द्वीप देखेंगे, अपने एटलस में देखिएगा, जिसका नाम है जिब्राल्टर द्वीप। दोस्तों ये जो जिब्राल्टर द्वीप है हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। ध्यान दीजिए, ये जो जिब्राल्टर द्वीप है इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। तो हमने यहां पर कई तथ्यों को देखा। एक हमने जिब्राल्टर द्वीप देखा, एक हमने जिब्राल्टर जल संधि देखा। अब हम जिब्राल्टर जल संधि से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं, अगली जो वाटर बॉडीज आपको मिलेगी यहां पर मिलेगी लॉयंस की खाड़ी। दोस्तों ये फ्रांस के दक्षिण में एक खाड़ी आप देखेंगे, यहाँ पर फ्रांस देश स्थित है। इसके दक्षिण में आप देखेंगे कि एक खाड़ी है जिसका नाम है लॉयंस की खाड़ी। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर लायंस पाए जाते हैं क्या? जी दोस्तों, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो लायंस है यह किस देश के दक्षिण में है? यह फ्रांस देश के दक्षिण में है जो भूमध्य सागर में स्थित है। यह लायंस की खाड़ी है। तो दोस्तों इसको आपको याद करना है, हमें चाहे जैसे भी याद हो। आप यदि ये समझिए कि लायंस की खाड़ी किस देश में स्थित है तो आपको देखना है कि यह फ्रांस के दक्षिण में स्थित है। किस सागर में है? तो आपका भूमध्य सागर में है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये लायंस की खाड़ी कई बार पूछी गई है कि लायंस की खाड़ी किस देश के दक्षिण में है या किस देश से संलग्न है? तो फ्रांस से संलग्न है। अब दोस्तों जब आप लायंस की खाड़ी से और पूरब में जाते हैं तो आप एक सागर देखते हैं जिसका नाम है लिगुरियन सागर। दोस्तों ये जो सागर है, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, इसका नाम है लिगुरियन सागर। ध्यान दीजिए, इसका नाम है लिगुरियन सागर। लिगुरियन सागर। तो हमने बताया कि फ्रांस के दक्षिण में लायंस की खाड़ी स्थित है और इसके जब और पूरब में आप जाते हैं तो एक सागर स्थित है जिसका नाम है लिगुरियन सागर। दोस्तों यह लिगुरियन सागर के आप पूरब में देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम है कोर्सिका द्वीप। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक द्वीप हमने आपको बताया जिसका नाम कोर्सिका है और दूसरा द्वीप यहीं पर सार्डिनिया स्थित है। पहला द्वीप कोर्सिका और दूसरा द्वीप सार्डिनिया। अब ये जो द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों के जो है मध्य एक जलसंधि है जिसका नाम है बोनिफोसियो। जिसका नाम है दोस्तों बोनिफोसियो। ये जो आप रेड कलर से हमने एक लाइन बनाया हुआ है, इसको आप देखिए,
यह इन दो द्वीपों को अलग कर रही है, जिसका नाम है कोर्सिका और सार्डिनिया। इन दो को अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? बोनिफेसियो। बोनिफेसियो। दोस्तों, ये जो बोनिफेसियो जलसंधि है, यह सार्डिनिया द्वीप और कोर्सिका द्वीप, इन दो द्वीपों को अलग करती है। वहीं ये बोनिफेसियो जलसंधि लिगुरियन सागर को टाइरेनियन सागर या टिरिहेनियन सागर से जोड़ती है। एक बार फिर से इस तथ्य को ध्यान दीजिए, ये जो बोनिफेसियो जलसंधि है, यह कोर्सिका द्वीप को सार्डिनिया द्वीप से अलग करती है। वहीं यह लिगुरियन सागर को टाइरेनियन सागर या टिरहीनियन सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों, हमने अभी तक आपको 3 जलसंधियां बताई। पहली जलसंधि इंग्लिश चैनल या डोवर जलसंधि, दूसरी जलसंधि जिब्राल्टर जलसंधि या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार या भूमध्य सागर की कुंजी, और जो तीसरी जलसंधि है उसका नाम है बोनिफेसियो जलसंधि। दोस्तों, अब जब हम आप इससे आगे पहुंचते हैं तो आप एक सागर देख रहे हैं, टाइरेनियन सागर, और इस टाइरेनियन सागर के पूरब में ये जो आप देश देख रहे हैं, इसका नाम है इटली। ध्यान दीजिए दोस्तों, टाइरेनियन सागर के पूरब में कौन सा देश स्थित है? इटली स्थित है। या हम ऐसे कहें कि इटली के पश्चिम में कौन सा सागर विस्तृत है? तो आप देख रहे हैं कि टाइरेनियन सागर या टिरहीनियन सागर विस्तृत है। दोस्तों, इटली में ही एक छोटा सा देश जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ध्यान दीजिए दोस्तों, इटली के अंदर एक छोटा सा देश स्थित है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। आप लोगों ने इसका नाम इसके पहले सुना होगा कि वेटिकन सिटी देश किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको इसका नाम पता है कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, लेकिन इसकी लोकेशन आपको नहीं पता रही होगी। ये जो वेटिकन सिटी है, इसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, ये जो वेटिकन सिटी है, इटली के अंदर ही स्थित एक स्वतंत्र यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। अब जब आप लोग टाइरेनियन सागर से और पूरब में पहुंचते हैं, टाइरेनियन सागर से और पूरब में पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि ये इटली का दक्षिणवर्ती भाग और इसके पश्चिम में एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। दोस्तों, ये जो द्वीप है इसका नाम है सिसिली द्वीप। ध्यान दीजिए, और ये जो सिसिली द्वीप है, सिसिली द्वीप और इटली, इन दोनों के मध्य आप देखेंगे अपने एटलस में तो एक जलसंधि स्थित है जिसका नाम है मेसिना जलसंधि। बहुत जरूरी है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद करना है। इसका नाम है मेसिना जलसंधि। दोस्तों, मेसिना जलसंधि किस किस के मध्य है? यह इटली को सिसिली द्वीप से अलग करती है। वहीं मेसिना जलसंधि टिरहेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये जो मेसिना जलसंधि है, यह इटली को सिसिली द्वीप से अलग करती है, वहीं टिरहेनियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। आपको ये बात पता हो गई होगी। अब हम लोग दोस्तों मेसिना जलसंधि से और आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं इटली के दक्षिण में। इटली के दक्षिण में आप जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर एक खाड़ी दी हुई होगी जिसका नाम है दोस्तों टोरंटो की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, आप अपने एटलस में देखिएगा, इटली के दक्षिण में एक खाड़ी होगी जिसका नाम है टोरंटो की खाड़ी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सर टोरंटो तो कनाडा का शहर है। हाँ दोस्तों, टोरंटो कनाडा का शहर है, लेकिन जो टोरंटो की खाड़ी है यह इटली के दक्षिण में है। आपको बस कोरिलेट कर लेना है, टोरंटो शहर कनाडा में और टोरंटो की खाड़ी इटली के दक्षिण में, और इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो ये टोरंटो की खाड़ी इटली के दक्षिण में है। और जब इटली से और हम आगे बढ़ते हैं तो आप पहुंचते हैं कहां पर? देखते हैं एक जलसंधि है यहां पर जिसका नाम है, अपने एटलस में देखिएगा दोस्तों, एक जलसंधि जिसका नाम है ओटरंटो।
ओटरंटो की जल संधि। ओटरंटो की जल संधि दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा इसको याद करना हमारे लिए। हमने बताया टोरंटो की खाड़ी इटली के दक्षिण में, और आपको जो ध्यान देना है ओटरंटो की जल संधि यह इटली के पूरब में। ठीक, ध्यान दीजिएगा इसको। आप लोग पहुंच चुके हैं आयोनियन सागर से उत्तर की ओर ओटरंटो जल संधि के पास, और ओटरंटो जल संधि जब आप पार करते हैं तो आप पहुंचते हैं एड्रियाटिक सागर। दोस्तों कहां पहुंचते हैं? एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है कौन सी जल संधि? ओटरंटो जल संधि। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, ओटरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अब दोस्तों ये जो ओटरंटो जल संधि है यह इटली को अलग करती है अल्बेनिया से। ध्यान दीजिएगा, यह इटली को अल्बेनिया से अलग करती है। ये जो ओटरंटो जल संधि है जहां इटली को अल्बेनिया से अलग करती है, वही एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अब हम लोग इस आयोनियन सागर से होते हुए जब और आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यह दोस्तों ग्रीस है। ग्रीस जिसको हम यूनान भी बोलते हैं, ग्रीस। अब आप लोग ग्रीस से और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे कहां? एजियन सागर। ये आप एक सागर देख रहे हैं जिसका नाम क्या है? एजियन सागर। एजियन सागर से जब और हम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो आप देखेंगे ये एक जो पूरा बड़ा सा ये जो देश दिख रहा है ये दोस्तों टर्की है, जिसको हम तुर्की बोलते हैं। ध्यान दीजिए, एजियन सागर के पूरब में ये जो देश विस्तृत है ये आपका टर्की है, जिसको हम तुर्की बोलते हैं। दोस्तों टर्की विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में विस्तृत है, या कह सकते हैं टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। टर्की का एक शहर इस्तांबुल है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बाकी टर्की का अधिकांशतः हिस्सा एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो हम टर्की को एशिया माइनर भी बोलते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम एशिया का प्रवेश द्वार भी बोलते हैं टर्की को। तो ध्यान देना है अब आपको, एजियन सागर से जब हम और उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो एरिया है ये टर्की वाला एरिया है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यह भी टर्की का क्षेत्र है। आइए हम इस चित्र को एक बार बहुत अच्छे से बनाते हैं पुनः। ध्यान दीजिएगा, ये जो एजियन सागर है इसके उत्तर में जब हम जाते हैं तो आप देखेंगे एक छोटा सा सागर, और इसके और जब हम पूरब में जाएंगे तो एक आपको बड़ा सा सागर देखने को मिलेगा, और इसके पूरब में आप जाएंगे तो एक छोटा सा सागर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एजियन सागर है इसके उत्तर में स्थित ये जो छोटा सा सागर है दोस्तों इसका नाम है मरमारा सागर। इसका नाम है मरमारा सागर। हाँ तो दोस्तों हमने बताया आपको कि जब एजियन सागर से आप उत्तर में जाते हैं तो ये एक छोटा सा सागर स्थित है। इसके पश्चिम में भी टर्की है जिसको हम यूरोपियन टर्की बोलते हैं, और इसके पूरब में भी टर्की विस्तृत है जिसको हम एशियन टर्की बोलते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं जो मरमारा सागर है इसके पश्चिम में टर्की और इसके पूरब में टर्की, अर्थात यह टर्की के मध्य स्थित एक सागर है जिसका नाम क्या है? मरमारा सागर। तो दोस्तों मरमारा सागर आपका मरमारा सागर के दक्षिण में एक जलसंधि है, जो दक्षिण में एक जलसंधि है जो एजियन सागर को, ये आप देख रहे हैं कौन सा सागर है? एजियन सागर। मरमारा सागर के दक्षिण में एक जलसंधि जिसका नाम है डर्डानेल्स जलसंधि। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मरमारा सागर और एजियन सागर को जो जलसंधि जोड़ती है इसका नाम है डर्डानेल्स जलसंधि। ध्यान देना है आपको, इसके पहले प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में, एजियन सागर और मरमारा सागर को
कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो दोस्तों एजियन सागर और मरमारा सागर को डर्डनेल्स जलसंधि जोड़ती है। और जब मरमारा सागर से आप और पूरब में पहुंचते हैं तो मरमारा सागर और काला सागर इन दोनों के मध्य एक जलसंधि है जिसका नाम है बोस्फोरस जलसंधि, जिसका नाम है दोस्तों बोस्फोरस जल संधि। ध्यान दीजिए, हमने बताया एजियन सागर से जब आप मरमारा सागर की ओर जाते हैं तो एक जलसंधि आपको मिलती है जिसका नाम है डर्डनेल्स जलसंधि, अर्थात डर्डनेल्स जलसंधि एजियन सागर को मरमारा सागर से जोड़ती है। और जब मरमारा सागर से आप और आगे बढ़ते हैं तो एक जलसंधि है जिसका नाम है बोस्फोरस जलसंधि, यह मरमारा सागर और काला सागर को जोड़ती है। अब जब काला सागर आप पहुंच जाते हैं तो काला सागर और एजोब सागर, एक सागर आप देखेंगे जिसका नाम है एजोब सागर, यह दोनों को जोड़ती है कर्च जल संधि। दोस्तों इसके पहले पीसीएस में प्रश्न आया कि एजियन सागर, मरमारा सागर, काला सागर, कर्च आपका जो है एजोब सागर, इन सागरों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम लगाने को आया। तो आप इसको ध्यान दे लीजिए, उसके उत्तर दिशा में एजोब सागर, उसके और दक्षिण में आप आएंगे तो काला सागर, उसके और दक्षिण में आएंगे तो मरमारा सागर, और उसके और दक्षिण में आएंगे तो एजियन सागर। एक बार और कंफर्म करते हैं, उत्तर की तरफ एजोब सागर, उसके और दक्षिण में काला सागर, उसके और दक्षिण में आते हैं मरमारा सागर, उसके और दक्षिण में आते हैं तो एजियन सागर। दोस्तों यहां पर जो तीन जलसंधियां हैं इनको भी हमें इसी सीक्वेंस में देखना है। एजोब सागर और काला सागर के बीच जो जलसंधि स्थित है इसका नाम कर्च जलसंधि है। वहीं काला सागर और मरमारा सागर के मध्य जो जलसंधि है इसका नाम बोस्फोरस जलसंधि है। और मरमारा सागर और एजियन सागर, इन दो सागरों को जो जलसंधि जोड़ती है इसका नाम क्या है? डर्डनेल्स जलसंधि। दोस्तों तो मान लीजिए आने वाले किसी एग्जाम में ऐसा आ जाए, निम्नलिखित जलसंधियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, तो आपको ध्यान रखना है सबसे उत्तर वाला हमने बताया कर्च जलसंधि या केरिच जलसंधि, और दूसरा हमने बताया बोस्फोरस जलसंधि, और जो अगली जलसंधि है आपकी वो है डर्डनेल्स जलसंधि। यह तीन जलसंधियां यहां पर उत्तर से दक्षिण क्रम में स्थित हैं। अब दोस्तों काला सागर से जब हम लोग पूरब में जाते हैं तो एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा। इस पर्वत का नाम है दोस्तों काकेशस पर्वत। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि काला सागर और कैस्पियन सागर, इन दोनों के मध्य एक जो पर्वत है इसका नाम क्या है? काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बुर्ज। दोस्तों ध्यान देना है, काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एल्बुर्ज। ये जो माउंट एल्बुर्ज है यह यूरोप महाद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों आइए थोड़ा हम कुछ चीजें और रिवाइज कर लेते हैं यहीं पर। जैसे यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बुर्ज है, वैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। अब आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। काकेशस पर्वत हम लोग पहुंचे। अब काकेशस पर्वत की जब पूरब में जाते हैं तो एक सागर है जिसका नाम क्या है? कैस्पियन सागर। तो काकेशस पर्वत, काला सागर और कैस्पियन सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ता है कह सकते हैं। या काकेशस पर्वत की पश्चिमी सीमा काला सागर से, वहीं इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर द्वारा लगी हुई है। अब कैस्पियन सागर से और उत्तर में जाते हैं तो एक नदी है जिसका नाम यूराल नदी, और यूराल नदी के बाद आप कहां पहुंच जाते हैं? यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से होते हुए आप पहुंच जाते हैं कहां? आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप की संपूर्ण खाड़ियों, सागरों एवं जलसंधियों के बारे में
जान लिया है, यदि आपने इन संपूर्ण तथ्यों को अच्छे तरीके से आज की क्लास में समझ लिया होगा तो यकीन मानिए आपको इन फ्यूचर आने वाले किसी भी एग्जाम में यूरोप महाद्वीप से बनने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे आपके हो जाएंगे इतने से। तो दोस्तों आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली क्लास होगी वो यूरोप महाद्वीप के पर्वत, यूरोप महाद्वीप की नदियां, इन सारी तथ्यों का हम अध्ययन अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोस्तों जितना भी मैं पढ़ाता हूं आप सबको, यह टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर, यूपीपीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट वीडियो है। दोस्तों जब तक आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे नहीं, आप इन तथ्यों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे नहीं, तो जरूरी यह है कि आप कितना सकारात्मक हैं और कितना सीरियस आप चीज़ों को ले रहे हैं। आप जितना सीरियस लेंगे उतना ही आपको मजा आएगा हमारे साथ पढ़ने पर, क्योंकि हम इस तरीके से आपको नहीं रटाने वाले हैं कि हम लेकर के आए तथ्यों को नोट किए और आपको रटा दिए। हम लोगों ने एक यात्रा किया, जैसे हम लोगों ने आइसलैंड से अपनी यात्रा की शुरुआत किया, नॉर्वेजियन सागर पहुंचे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के आसपास हमने बोथनिया की खाड़ी को देखा। फिर हम लोग आए कहां पर, फिनलैंड की खाड़ी, उसके दक्षिण में आपने देखा रीगा की खाड़ी, और जब पश्चिम में आते हैं तो बाल्टिक सागर पहुंचते हैं। उसके बाद आप कहां पहुंच जाते हैं, जटलैंड प्रायद्वीप, जिस पर आपका एक देश डेनमार्क स्थित है। यहीं पर हम लोगों ने कील नहर को देखा था जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और हम पश्चिम में आए तो आपने देखा लग्जमबर्ग, उसके बाद आपने देखा बेल्जियम, उसके बाद आपने देखा फ्रांस, और फ्रांस और यूके के मध्य आपने एक जलसंधि देखा जिसका नाम क्या है, इंग्लिश चैनल या डोवर जलसंधि। इसके और जब दक्षिण में आप आते हैं तो एक खाड़ी हमने आपको बताया स्पेन और फ्रांस के मध्य, क्या नाम है इसका, विस्के की खाड़ी। दोस्तों अब हम लोग विस्के की खाड़ी से और आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण में आते हैं कहां पर, आप आ जाते हैं जिब्राल्टर द्वीप, जिब्राल्टर जलसंधि के पास। हमने इसके बारे में भी आपको बता दिया है। अब जिब्राल्टर जलसंधि से जब और आगे बढ़ते हैं तो फ्रांस के दक्षिण में एक जलसंधि जिसका नाम क्या है, एक खाड़ी जिसका नाम है लॉयंस की खाड़ी। अब लॉयंस की खाड़ी से और आगे जब बढ़ते हैं तो लिगुरियन सागर, लिगुरियन सागर के बाद अब हमने दो द्वीपों को बताया जिसका नाम क्या है, पहला नाम है इसका कोर्सिका और दूसरा नाम क्या है, सार्डिनिया। इन दोनों के आगे जब बढ़ते हैं तो हमने एक सागर आपको बताया जिसका नाम है टायरेनियन सागर या टिरिहेनियन सागर। टायरेनियन सागर से जब और आगे बढ़ते हैं तो एक जलसंधि यहां पर आपने देखा जो इटली को सिसिली से अलग करती है, इसका नाम क्या है, मेसिना की जलसंधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया है इसके पहले। अब जब इससे और आगे बढ़ते हैं तो इटली के दक्षिण में आप आते हैं, यहाँ पर एक खाड़ी देखते हैं जिसका नाम है टोरंटो की खाड़ी। दोस्तों टोरंटो की खाड़ी से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो एक जलसंधि आपको यहाँ पर मिलती है जिसका नाम क्या है, ओट्रंटो की जलसंधि। यह एड्रियाटिक सागर, फिर इसके बाद हम लोग एड्रियाटिक सागर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हुए जाते हैं, एजियन सागर पहुँचते हैं। एजियन सागर से जैसे ही हम लोग मरमारा सागर की ओर बढ़ते हैं तो एक जलसंधि हमको देखने को मिलती है यहाँ पर जिसका नाम क्या है, डर्डनेल्स जलसंधि। अब जब डर्डनेल्स जलसंधि से और आगे बढ़ते हैं तो एक सागर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है मरमारा सागर। मरमारा सागर से और आगे जब पहुँचते हैं तो एक जलसंधि आपको देखने को मिलती है जिसका नाम क्या है, बेस्फोरस जलसंधि। बेस्फोरस जलसंधि से और आगे जब आप बढ़ते हैं तो आप पहुँचते हैं काला सागर। काला सागर से उत्तर में जब जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कहां पर, एक जलसंधि है जिसका नाम कर्च या केरिच जलसंधि है, और इसके उत्तर में एक सागर स्थित है जिसका नाम है एजोब सागर। दोस्तों अब हम लोग काला सागर से अपनी यात्रा को पूरब की ओर ले चलते हैं, जहां पर आप देखते हैं काकेशस पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। यह काकेशस पर्वत पर यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बुर्ज स्थित है। अब कैस्पियन सागर से उत्तर में जाते हैं तो यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाता है। वहीं यूराल पर्वत के और दक्षिण में यूराल नदी इन दोनों महाद्वीपों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो दोस्तों आप सबने हमारे इस वीडियो को देखा होगा, आप सबको ये सारे कंटेंट पसंद आए होंगे। इसी विश्वास के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।